Hello everyone, this is Minku Nan, and today in this our video we will be discussing about the cash flow statement, which is a very major topic from our grade 12 accountancy book. And from this chapter you will be having a few MCQ based questions. Apart from this, there will be a 6 marker full fledged numerical which you're going to have your board classes. Okay, so in this video हम आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को हम इस टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, और इसके अलावा हम अपना बेसिक जो फॉर्मेट है और किस टाइप का मेथड जो है हम अपने बोर्ड क्लासेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, ओके। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर फॉर्मेट, हमें कुछ चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आपका, उसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 3 है, हम फॉलो करते हैं, जो कि एक रिवाइज्ड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो आपको मेजर बात याद रखनी है वो ये है कि हम जो मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बच्चों, वो आपका इनडायरेक्ट मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोगों को सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले हमने कहा कि हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, और दूसरा कि हम यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो वो है आपका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर याद रखनी, क्योंकि अगर आपका वाइवा होता है, आपके एक्सटर्नल आपसे इस तरह का बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपने इस टॉपिक पे अपना प्रोजेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट किया हो। चलिए, सो एज आई टोल्ड यू, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना बेसिक जो फॉर्मेट है वो हमें समझना पड़ेगा। तो होगा क्या, आपको अपने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना है, और वो आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ को लेकर करना है कि आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास अलग अलग सिचुएशन आ सकती है, जैसे कि हो सकता है आपको डायरेक्टली जो है नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन हो, या फिर ये भी हो सकता है बच्चों कि आपको जो है गैप से वो जो आपका प्रॉफिट है वो निकालना होगा। फॉर एग्जांपल, गैप से का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। सपोज, वेट अ सेकेंड, सपोज क्या होगा, जैसे आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। ठीक है, बैलेंस शीट आपको यहाँ पे गिवन है, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपके अलग अलग आपको ईयर गिवन है, ये हमारी जो है वो आपके प्रीवियस ईयर है, और ये जो है आपके पास करंट ईयर है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया होगा, सपोज आपको दिया हुआ रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है हमारे पास, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपका 50,000 है, और इस साल का जो प्रॉफिट है वो आपका जो है 70,000 है। ठीक है, हमारे अकाउंट्स के अंदर, तो आप यहाँ से इनका जो गैप है दोनों का वो आप निकाल के यहाँ बता सकते हो कि जो करंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट जो अर्न किया होगा वो आपका कितना प्रॉफिट रहा होगा बच्चों, वो आपका 20,000 का प्रॉफिट जो है रहा होगा। इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सो आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, या तो क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट जो है नेट प्रॉफिट गिवन होगा, वहीं से हम उस चीज़ को पिक कर लेंगे। अगर आपको नेट प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो आप यहाँ से जो भी आपका डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस आपका किस चीज़ का, डिफरेंस बच्चों आपका क्लोजिंग बैलेंस का और आपके जो है ओपनिंग बैलेंस का, जो भी आपका डिफरेंस रहेगा वो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको देखनी है क्वेश्चन के अंदर, क्या आपको कोई भी रिजर्व आपका, जैसे आपने जनरल रिजर्व हो सकता है या वट एवर नेम इट इज़ कैरिंग, जनरली आपको बहुत ज़्यादा जनरल रिजर्व पेपर में नहीं मिलेंगे, एग्जाम के वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और बुक के अंदर भी कोई नंबर ऑफ डिफरेंट नेम इन्होंने यूज़ नहीं किए होंगे। तो आपको जनरल रिजर्व ही दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया था कि आपको बैलेंस जो है वो कैरी करना था, कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। तो हो सकता है इन दोनों के डिफरेंस को आपने कैलकुलेट करना पड़े और आपको तब पता लगे कि इस साल हमने रिजर्व्स में कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है। एक बार फिर से वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेके चल लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको बैलेंस शीट के अंदर जो है, बैलेंस शीट के अंदर आपको जो है जनरल रिजर्व गिवन होगा। ठीक है,
तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने अमाउंट डायरेक्टली, आपको करंट ईयर का अमाउंट नहीं उठाना, करंट ईयर का आपको अमाउंट नहीं उठाना है, बल्कि आपको गैप को यहाँ पे लेना होगा। सपोज आपका लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वो 60,000 था, 60,000 आपके प्रीवियस ईयर के अमाउंट में है, और इस साल इनका क्वेश्चन का कहना है कि 80,000 रुपीज़ आपके इस अकाउंट में एक्यूमुलेट हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की बात है, अगर लास्ट ईयर के आपके पैसे जो है 60,000 थे और इस साल आपके पास ये पैसा 80,000 है, तो यानी कि आपने इस साल कितना ट्रांसफ़र किया होगा अमाउंट, तो आपने यहाँ 20,000 रुपये बच्चों यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि आपने इस साल जो है क्या अमाउंट आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट को निकालने की कोशिश की, उसके बाद हमने देखा कि इस साल हमने ट्रांसफ़र कितना किया है रिजर्व्स में। रिजर्व आपका कोई जनरल रिजर्व भी हो सकता है या आपका कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है। ओके, इसमें इस चीज़ में आपको डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ तीसरी जो आपको एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पे, वो करनी है डिविडेंड पेएबल के रिगार्डिंग। डिविडेंड पेएबल के रिगार्डिंग आपको देखो, अगर आप ध्यान से दोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे 2 टाइप के डिविडेंड दिए गए हैं। एक जो आपका प्रपोज्ड डिविडेंड होता है और एक आपका जो इंटरिम डिविडेंड होता है। ठीक है, ये 2 तरह के डिविडेंड आपको लेने हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए जनरली क्या होता है आपके बुक के अंदर, अगर मैं डिविडेंड का टॉपिक आप लोगों को समझाऊं तो 3 टाइप के डिविडेंड जो है हमारे पास होते हैं। पहला डिविडेंड होता है जो जनरली आपका डिविडेंड होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी साल में आपको वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसी साल आपको वो पे भी कर दिया जाएगा। फिर दूसरा आपका बच्चों डिविडेंड आता है, दूसरा डिविडेंड जो है वो आपका होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। दूसरा डिविडेंड आपके पास क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड। और तीसरा जो आपका डिविडेंड है बच्चों, वो है आपका इंटरिम डिविडेंड। ये 3 तरह के डिविडेंड होते हैं। इंटरिम डिविडेंड के केस में आपने क्या करना है, आपने करंट ईयर का बैलेंस उठाना है। ठीक है, किसका बैलेंस उठाना है आपने? करंट ईयर का। और आपने डिविडेंड जो पेड होता है, जो यूजुअल डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है, उसके केसेस में भी कौन सा अमाउंट आपको उठाना है? अगेन करंट ईयर का। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जब बात आप प्रपोज डिविडेंड की करोगे तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट यहाँ पे आपने ऐड करना है। रीज़न क्या है इसके लिए? देखो रीज़न क्या है कि जनरली आपका जो प्रपोज डिविडेंड होता है, प्रपोज का मतलब ही यहाँ पे होता है प्रॉमिस करना। ठीक है, तो प्रॉमिस जिस भी साल आप प्रॉमिस करते हो वो प्रॉमिस आपकी नेक्स्ट ईयर की AGM यानी कि आपकी जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें इस बात को फिर से वेरीफाई किया जाता है। एक तरीके से आप कह दो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो मिलकर इस चीज़ को सर्टिफाई करते हैं कि क्या हम ये प्रपोज डिविडेंड सच में देने वाले हैं कि नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है, जनरली आपने किसी साल पे किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस कर दिया कि चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट ईयर आपका 5% एक्स्ट्रा प्रपोज डिविडेंड रहेगा। ठीक है, बट एट द एंड ही आपको पता चलेगा ना, एट द एंड अगर आपको पता चला कि जो आपका प्रॉफिट है वो तो हुआ ही नहीं, कोई प्रॉफिट है ही नहीं, 0 प्रॉफिट चल रहे हैं आप, तो ऑफकोर्स वो प्रॉमिस आप कहीं ना कहीं उसको आप गिव अप कर दोगे उस आइडिया को। तो इसीलिए जनरली कहा जाता है कि प्रपोज्ड एक प्रॉमिस है, जब तक वो पे ना किया जाए तब तक आप उसकी पेमेंट को नहीं कंसीडर कर सकते। इसीलिए हम जनरली ये मानते हैं कि बच्चों अगर पिछले साल हमने कोई प्रॉमिस किया था तो चांसेस आर देयर कि हम इस साल उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो आप अगर इन शॉर्ट इस चीज़ को समझना चाहो, इन शॉर्ट अगर आपको समझना चाहो कि मैम हमें जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे में मत बताइए, हमें क्योंकि लास्ट स्टेज है तो हमें सिर्फ डायरेक्टली बता दीजिए क्या करना है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपका यूजुअल डिविडेंड होता है वो आपने उठाना है करंट ईयर का, जो आपका इंटरिम डिविडेंड होता है वो भी आपने उठाना है करंट ईयर का, लेकिन जो प्रपोज्ड डिविडेंड बच्चों होगा वो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर का उठाओगे। तो इस तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने उठाया करंट ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, करंट ईयर प्रॉफिट, आप लोगों ने करंट ईयर प्रॉफिट उठाया, जो भी आपका XYZ जो भी अमाउंट आएगा। दूसरी चीज़ आपने इसमें क्या ऐड किया, आप लोगों ने इसमें ऐड किया ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। तो जो भी हमने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किया होगा वो वाला अमाउंट भी हमने यहाँ पे ले लिया। और तीसरी चीज़ आप लोग क्या ऐड कर रहे हो इसके अंदर, क्या एडजस्टमेंट करनी है,
डिविडेंड की। तो डिविडेंड में अब नाम नहीं लिख रही हूँ कि कितने 3 टाइप के हमने डिविडेंड पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपकी यूजुअली फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन है या आप एडजस्टमेंट है जो आपको प्रॉफिट के अंदर करनी है। ओके, अब हम देखते हैं बाकी की एडजस्टमेंट आपकी क्या क्या रहेंगी। चलिए ओके, तो अगेन एक बार देख लेते हैं। हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा ये भी हो गया, ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी कर लिया है और ये भी करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। सो प्रोविज़न फॉर टैक्स आपने करंट ईयर का ही लेना है। देखो बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ छोटी सी आपको, कि जब तक कुछ कोई मिसहैपनिंग या कुछ भी ऐसा मतलब श्योरिटी के साथ ना हो, तो आपके रिजर्व्स में और आपके प्रोविज़न में एक्चुअली कोई डिफरेंस रहता नहीं है, ठीक है। मैं फिर से वो रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि जब आप कोई भी रिजर्व क्रिएट करते हो, रिजर्व क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट था। सपोज आपके पास 1,20,00,000 रुपए आपका प्रॉफिट था। 1,20,00,000 में से आप लोगों ने क्या किया, 20 लाख रुपए जो है रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। 20 लाख रुपए आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर आपको लगा कि यार 20 लाख बहुत ज़्यादा है रिजर्व के लिए, काम करते हैं इसमें से कुछ प्रोविज़न बना सकते हैं हम, जैसे डाउटफुल डेट के लिए प्रोविज़न है, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न है। आपने कहा काम करते हैं 5 लाख रुपए जो है वो किसी भी प्रोविज़न के लिए डाल देते हैं और बाकी के जो 15 लाख हैं वो आपके रिजर्व में चले जाएंगे। तो बेसिकली जब तक इस प्रोविज़न के ऊपर एक्चुअली कोई लाइबिलिटी या कोई भी एक्सपेंस अराइज नहीं होता, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। यानी कि जिस तरीके से आपने अभी अभी कहा था कि आपने अगर कोई भी पैसा जनरल रिजर्व में या किसी भी तरीके के रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो हमें ऐड करना है। सेम तरीके से बच्चों, अगर आपने करंट ईयर में कोई भी प्रोविज़न बना लिया है और उस प्रोविज़न को अभी तक आपने यूज़ नहीं करा है, वो पैसा अभी आपके पास ही रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको उसे भी जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। दिस इज़ द 4th पॉइंट जो हम अभी क्लियर कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास आते हैं बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है, जैसे आग लग गई, भूकंप आ गया या कोई भी मिस हैपनिंग जिसको हम यूजुअली नहीं कंसिडर कर सकते एक ऑपरेशनल एक्टिविटी की तरह। तो अगर ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर आपको दी होंगी, अच्छी बात क्या होती है, एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको बहुत ही रेयर मिलेंगी, ठीक है। और अगर मिल भी जाए तो आपको ये लिखा होगा कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और द ट्रांजैक्शन। तो ऐसा इसको बहुत ज़्यादा आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से कोई आपको नुकसान हुआ था तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हुआ था तो आप उसको माइनस कर दीजिए। और यहाँ पे एक लास्ट आपका जो ट्रांजैक्शन बचेगा जो आपने लेस करना है वो है रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि रिफंड ऑफ टैक्स का क्या सिनेरियो है, लेकिन आपको इसे माइनस कर देना है। और इन सब एडजस्टमेंट करने के बाद, इन सभी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें यहाँ पे मिलने क्या वाला है, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पे मिलने वाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलिए एक बार फिर से हम इस सारी चीज़ों को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है मैम कि हमें नेट प्रॉफिट उठाना है। नेट प्रॉफिट हमें डायरेक्टली गिवन हो सकता है या फिर हमें जो है डिफरेंस से क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के डिफरेंस से हमें निकालना पड़ सकता है। इसके अंदर हमें मैम कोई भी अगर ट्रांसफ़र हमने किया था, किसके अंदर, कोई भी जनरल रिजर्व के अंदर अगर हमने ट्रांसफ़र किया था तो हम वो यहाँ पे अमाउंट जो है ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मैम अगर कोई डिविडेंड का कुछ यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हुआ था तो डिविडेंड की भी एडजस्टमेंट मैम हमें करनी पड़ती है। तीसरा मैम अगर कोई प्रोविज़न हमने क्रिएट किया था, मोस्टली हमारे क्वेश्चन में जो है आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रोविज़न हमने यहाँ पे क्रिएट किया था तो वो भी आप यहाँ ऐड कर दोगे। ये भी कौन सा ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर का। देन अगर मैम कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थी जिसकी वजह से हमें जो है वो लॉस यहाँ पे हुआ था तो वो भी मैम हम ऐड कर देंगे। और माइनस करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, या तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ हो, किस पर प्रॉफिट हुआ हो, ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे ये लॉस हुआ था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की वजह से और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और साथ ही साथ अगर आपको कोई रिफंड जो है वो आपको टैक्स, इनकम टैक्स से अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है तो वो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। तो माइनस में आपको याद रखना है हमारे पास सिर्फ 2 ही आइटम्स होती हैं बच्चों, और बाकी जो चीज़ें हैं वो ये जो है हमें ऐड करनी होती है, ठीक है। इन सब को करने के बाद आपको जो यहाँ पे मिला है वो क्या है, वो है आपका, सेकेंड, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है
नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ तक हमारा क्लियर, आई होप मैंने आपको थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पे दे दी होगी कि किस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमें मिल गया है। उसके बाद बच्चे आपका ये यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप कैश फ्लो का एक्चुअली में आप अपना फॉर्मेट तैयार करते हो। अभी तक हमने क्या निकाला था, अभी तक हमने जो भी निकाला था वो सिर्फ एडजस्टमेंट्स थी, छोटी छोटी एडजस्टमेंट, ताकि हमें ये पता लग जाए कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ बटा हुआ था, वो सारा पैसा अब आपने टोटल करके रख लिया है। क्योंकि आपको एट द एंड यही निकालना है ना कि मेरे बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है मेरे पास एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 3 तरह की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। 3 तरह की एक्टिविटी कौन कौन सी होती है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, हमारे बिजनेस में जनरली ओवरऑल आपको 3 तरह की एक्टिविटीज़ मिलती हैं। वो एक्टिविटी आपकी होती हैं क्या, वो एक्टिविटी होती हैं आपकी, पहली एक्टिविटी होती है आपकी बच्चों ऑपरेशनल, दूसरी एक्टिविटी बच्चों आपको रहती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो तीसरी आपकी एक्टिविटी होती है वो होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कवर करेंगे ऑपरेशनल को, क्योंकि ऑपरेशनल भी अपने आप में बहुत लेंदी होता है, और अगली जो आपकी वीडियो रहेंगी उनके अंदर हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल को कवर करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, ऑपरेशन का मतलब होता है जो जनरली आपका मेन बिजनेस है। जैसे अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या कोई प्रोडक्शन कंपनी आपने खोली हुई है, तो जो आप सेल परचेज कर रहे हो वो ही आपका मेन ऑपरेशन है। यानी कि आप कह सकते हो कि मेजर जो आपका खर्चा होता है वो सामान को परचेज करने का खर्चा हो सकता है, और जो ज़्यादातर आपकी इनकम आती है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो आती है वो आपकी किससे अराइज होती है, वो सेल से, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपकी वो सेल जो है यहाँ पे इनकम जो है आपकी जनरेट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेशनल मेथड से हम इनकम कैश फ्लो कैसे हम निकालेंगे। अभी तक आपने जो भी प्रॉफिट लिया था उसी के अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी होगी। वो एडजस्टमेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये देखना है कि क्या हमारे बिजनेस के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई थी जो कि नॉन कैश है इन नेचर। फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, मैंने क्या बोला, मैंने कहा सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि क्या हमारे बिजनेस के अंदर ऐसी कोई आइटम्स या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई हैं जो कि इन नेचर जो है वो नॉन कैश हैं, ठीक है। सो नॉन कैश हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, या फिर हो सकता है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। 2 चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, या तो नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग कैसे, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे सबसे पहले नॉन कैश देख लेते हैं। नॉन कैश में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ऐड किया हुआ है डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन को क्यों ऐड किया, क्या आप सच में जेन्युइनली जब आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हो तो क्या आप किसी को पैसे बिजनेस के बाहर देकर आते हो कि ये लीजिए मेरी मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लगा था 10,000 रुपये, मैं आपको जेब में डाल देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो पैसा तो अभी हमारे पास ही है, कैश तो हमारे हाथ में ही रखा हुआ है, तो इसलिए हम सबसे पहले जो है इसको हम ऐड करेंगे कि डेप्रीशिएशन हमने ऐड कर लिया। इसके अलावा देखिए, जैसे आपका कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपके वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे आपके जो प्रमोटर्स होते हैं वो आपका एक्सपेंस करते हैं। अब असल में जो पैसा है वो प्रमोटर ने बिफोर द कमेंसमेंट और द बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी करा हुआ है। पैसा प्रमोटर बहुत पहले दे चुका है, अब वो क्या कर रही है कंपनी, अब उसको धीरे धीरे लौटाती है। लेकिन असल में बच्चे आप प्रमोटर को कोई भी पैसा नहीं देते हो, ठीक है। ये एक तरीके का आप कह सकते हो एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस आपका बैलेंस शीट में पड़ा होता है, और आप इसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे होते हो। तो ये भी नॉन कैश हो गया इन नेचर। तो क्योंकि ये नॉन कैश है इसे भी आप लोग ऐड करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई डिस्काउंट जो है वो मिला है उन इशू ऑफ डिबेंचर, अब इशू ऑफ डिबेंचर पे कैसे आप बोलोगे, सपोज आपने कहा पहली बार आपको पैसे कलेक्ट करने थे, ठीक है, मार्केट से आपको पैसे कलेक्ट करने थे, और आपने कहा कि जो मेरा डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू बच्चों 100 है, लेकिन आप अच्छे इंसान हो तो मैं आपसे 90 रुपये लेने के लिए तैयार हूँ। तो क्या सच में आपने ये जो 10 रुपये गंवाए हैं ये आपने कैश दिया है सामने वाले को? नहीं। तो अगेन ये जो 10 रुपये का आप नुकसान दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कि हाई नुकसान हो गया 10 रुपये का, ये असल में कोई नुकसान है ही नहीं, ये नॉन कैश है, ठीक है। इसलिए इसको भी आपने ऐड कर देना है।
उसके अलावा बेटा जितने भी आपके ये गुडविल्स हैं या आपका पेटेंट है या आपका ट्रेडमार्क है, अगर इनका डेप्रिसिएशन तो नहीं होता, इनको हम इनका जो वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं ना। तो अगर इनका कोई अमोर्टाइजेशन अगर आपका हो रहा हो तो वो भी जो है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि अगेन लॉजिक वही है आपका कि आपने किसी को भी असल में पैसा नहीं दिया है, ठीक है, बिजनेस से बाहर आपका पैसा नहीं गया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ये क्या है मैडम, इनको क्यों आप यहाँ पे ऐड करवा रहे हो? ये तो मैम आपकी नॉन कैश भी नहीं है। अरे बच्चों नॉन कैश नहीं है बट ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब ये मेरा मेजर काम थोड़ी है। आपने किसी से लोन लिया और लोन लेकर आप कहते हो कि मुझे 1 लाख रुपए ब्याज भरना पड़ गया, क्या लोन लेना आपका बिजनेस का मेजर एक्टिविटी था? नहीं। लेकिन 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 अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आप कहते हो, पर्टिकुलर सिनेरियो भी नहीं कहेंगे, अगर आपका बिजनेस ही सपोज आप एक बैंकिंग कंपनी हो बच्चों, तो बेटा अगर आप बैंकिंग कंपनी हो तो उस केस में तो आपका इंटरेस्ट पे करना एक ऑपरेशनल एक्टिविटी मानी जाएगी, वहाँ पे आपको ये सब ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपके लिए फिक्स एसेट्स को बेचना खरीदना, या फिर आप स्टॉक मार्केट में नहीं, सॉरी ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का आप बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ पे आप डेली रूटीन पे बिल्डिंग्स को बेचते हैं और वहाँ पे आपको कोई लॉस हो रहा है, तो ये आपकी मेजर एक्टिविटी हो जाएगी। उस केस में आपको इनमें से उस केस में जो है आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज इंटरेस्ट पे करना, चाहे वो छोटे मोटे लोन पे हो या लॉन्ग टर्म लोन पे हो, या आपने कोई बिल्डिंग बेची या कोई भी फिक्स एसेट बेची उस पर आपको नुकसान हो रहा हो, या आपको गलती से ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो लोग हैं डाउटफुल डेट, जो मेरे डेटर हैं मुझे पैसा नहीं देने वाले हैं, और आपने बेवजह में प्रोविज़न बना के आप बैठ गए हो। अभी भी मैंने आपको कहा था कि जब तक आपका प्रोविज़न किसी तरीके से यूटिलाइज ना किया गया हो वो इक्वल होता है रिजर्व के, तो यानी कि पैसा तो कहीं बाहर आपने भेजा ही नहीं है मैम। तो ये सारी ट्रांजैक्शन भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। जिस तरीके से आपने इन सारी ट्रांजैक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ऐड किया है बच्चों, सेम तरीके से हमें कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी होगी जिसको हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस किस 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 चीज़ को करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए माइनस आपको सबसे पहले करना होगा, माइनस आपको करना होगा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए एक्चुअली जो आपने ऊपर पढ़ा उसी का रिवर्स है। अगर आपको कोई डिविडेंड इनकम मिली, क्या डिविडेंड लेना, अब मान लो आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, कहीं किसी कंपनी में आपने शेयर्स खरीदे हुए थे और वहाँ से आपको डिविडेंड इनकम मिलती है, तो बच्चों क्या ये आपका मेजर बिजनेस है? तो ये कैसी इनकम हुई आपकी? ये आपकी मैडम नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई। तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आप इसको रिमूव कर दोगे। लाइकवाइज आपने अपने घर जो है वो किराए पे दे दिया और आपको किराएदार से लाखों में इनकम आ रही है, क्या आपका मेन बिजनेस है? नहीं मैम, ये कैसी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग, माइनस कर दीजिए। सेम तरीके से आपको प्रॉफिट हो गया, आपने अपना ही घर बेच दिया, ठीक है, आपने अपना घर बेच दिया, फिर आप हो सकता है आपने अपने बिजनेस की बिल्डिंग बेच डाली और उससे आपको प्रॉफिट हो गया, तो क्या ये बिजनेस की बिल्डिंग को बेच देना आपका मेन बिजनेस था? नहीं मैम, ये भी कैसी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग, इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ तक करने के बाद आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, आपको जो मिल रहा है वो क्या मिला है अभी तक, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अभी तक आपने क्या कैलकुलेट किया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बार बार देखिए मैं बार बार आपके लिए सिर्फ इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप फर्स्ट टाइम पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या मे बी आपका बेस अगर क्लियर नहीं होगा बच्चों, तो आगे ना आपको हर टर्म्स को लेकर यही रहेगा कि इसको प्लस करूँ या माइनस करूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग यहाँ पे होगा ये फर्स्ट वीडियो, लेकिन आपको अच्छे से एक बार याद हो गया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हमने कहाँ तक चीज़ों को समझ लिया था। हमने समझा था मैम कि आपके पास प्रॉफिट आ चुका था, ठीक है, प्रॉफिट क्या आ चुका था हमारे पास? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, इसको इग्नोर करिएगा यहाँ पे, ठीक है, लिख नहीं पा रही हूँ ठीक से। ओके, सो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुआ। इसके अंदर हमने मैम कुछ एडिशन करना है। क्या करना है हमें? कुछ
एडिशन करना। किस किस चीज़ों को एडिशन करना? मैम जितनी भी हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे बच्चों जैसे मैम डेप्रीशिएशन हो गया आपका, या आपने कोई भी प्रोविज़न मैम, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या कोई और प्रोविज़न मैम अगर हमने बना लिया हो, ठीक है, या कि जो गुडविल वगैरह है मैम उनके ऊपर भी अमोर्टाइजेशन हो गया हो मैम, या फिर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है मैम, ये सारे हमारे नॉन कैश आइटम्स हैं। ये आपका नॉन कैश। इसके अलावा एक और रह गया हमारे पास, ये कौन सा रह गया, ये आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। ये आपने चीज़ें जो है माइनस कर देनी है, सॉरी ऐड कर देनी है, क्योंकि असल में आपका पैसा कहीं पर भी बाहर नहीं गया हुआ है। देन बच्चों आपको एडजस्टमेंट करनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेकर। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेकर आपने जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देनी है। इनकम के रिगार्डिंग भी करनी है, इनकम के रिगार्डिंग तो खैर यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो करना है वो आपको एक्सपेंसेस के लिए करना है, क्योंकि इनकम्स आपकी माइनस होती हैं, रिवर्स चल रहे हैं ना हम लोग। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि मुझे मैम डिविडेंड की इनकम मिल गई हो, या फिर मैम मुझे कहीं से रेंट की इनकम मिल रही हो, या मैम मुझे डिस्काउंट मिल गया हो ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मैम, ठीक है। तो ये मेरी जो है मेन इनकम नहीं है। ये सब आप यहाँ पे, या मेन खर्चे नहीं है, तो इनको आप यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है। लाइकवाइज आपने यहाँ पे लेस कर देना है। लेस किस किस चीज़ को करना है? जो आपने यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पढ़े हैं, जितने भी आपने यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पढ़े हैं, उन्हीं को अगर आप एज ए इनकम मिलते हैं, जैसे आपको डिविडेंड जो है वो आपने पे नहीं किया है, बल्कि आपको डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है तो माइनस कर दोगे, ठीक है। रेंट इनकम आपको मिल रही है तो भी आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। फिर और किसी तरीके का कोई भी अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि प्रॉफिट आपको हो रहा हो ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो भी आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। रीज़न वही है, ये सारी मैम आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया ना, तो मैं आपको बता रही हूँ ये जो कैश फ्लो का टॉपिक है आपका ऑलमोस्ट 50% आपने कवर कर दिया है। यस, ऑलमोस्ट आपने 50% ये टॉपिक यहाँ पे आपने कवर कर लिया है। ना समझ में एक बार फिर से आप वीडियो को जाके पीछे बैक करके रिविजिट कर दियो, वरना मैंने आपके लिए यहाँ पे फिर से एक बार इसको रिकॉल करवा दिया है, ठीक है। इतना सब करने के बाद मैम हमें क्या मिल रहा है? देखिए बच्चे, आपको अभी तक जो मिला है वो मिला है आपको प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब ये क्या है? यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए हमारे बिजनेस में ना कुछ होती है करंट एसेट, ठीक है, और कुछ होती है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। इनका हमें लास्ट में एडजस्टमेंट करना होता है। अब एडजस्टमेंट करना कैसे होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये टफ नहीं पड़ता, लेकिन कई बार बार आपके दिमाग से निकल जाता है, तो थोड़ा आराम से इसको समझेंगे। देखिए, अगर आपने स्टॉक खरीदा, अब मुझे आप बताइए, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो, ठीक है, स्टॉक बढ़ गया होगा, तो बेटा स्टॉक अगर बढ़ा है तो आपका तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा या इनफ्लो हुआ होगा? मैम अगर हमने स्टॉक खरीदा तो पैसा तो चला गया होगा ना। तो यानी कि अगर आप बिजनेस में अपनी करंट एसेट को बढ़ाते हो तो आपका यहाँ पे क्या रिजल्ट होता है? मैम हमारा पैसा चला जाता है, यानी कि कैश आउटफ्लो हो जाता है। और अगर कैश आउटफ्लो हो रहा है तो आपको क्या करना है? मैम माइनस कर देना है। समझ में आया? अगर आपने कोई भी करंट एसेट को इंक्रीज करते हो, अगर आप अपनी कोई भी करंट एसेट को इंक्रीज करते हो तो उसको खरीदने में जो पैसा जाएगा, इसकी वजह से आपकी कंपनी का या आपके कॉरपोरेट का पैसा जो है, कैश जो है वो कम हो जाना चाहिए, तो आपको हमेशा माइनस करना है। और लाइकवाइज बेटा आपकी करंट लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कैसे? मैम मेरे पास जो थे क्रेडिटर्स थे मेरे, ठीक है, वो क्रेडिटर मैम लास्ट ईयर तक मेरे पास 30,000 थे, यानी कि 30,000 रुपये का उधार मैंने किसी से लिया हुआ था, लेकिन मैम अब सिर्फ 5,000 रुपये वहाँ पे बचे हुए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं ना कहीं 25,000 रुपये की यहाँ पे पेमेंट की है। और अगर पेमेंट की है तो अगेन ये क्या है, यहाँ पे आपको कैश आउटफ्लो का प्रोसेस होगा, यानी कि आपको ये पैसा माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये आप दो चीज़ें याद रख लेंगे। अगर आप ये दो चीज़ें याद रख लेंगे बच्चों, तो आपको दूसरा याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी,
क्यों? क्योंकि दूसरा है क्या, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट कैसे कि मैम अगर करंट एसेट डिक्रीज होगी तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर मेरी करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी तो ये मेरे लिए एक अच्छा सिनेरियो रहेगा, यानी कि मुझे इसको प्लस कर देना है। लेकिन मैम उल्टा हो जाए, यानी कि यहाँ पे भी अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, करंट लायबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? पहले मुझे 50,000 का लोन मिला हुआ था, उधार का सामान मिला हुआ था, अब सामने वाला मुझे 80,000 रुपये भी उधार देने को तैयार है, तो 30,000 रुपये और उधार दे रहा है ना वो मुझे, तो मेरे पैसे तो नहीं लग रहे ना, सामने वाले का ही नुकसान हो रहा है। तो ये भी मेरे लिए कैसा है, ये मेरे लिए कैश इनफ्लो की तरह मैं इसको कंसिडर करूंगी, क्योंकि मैंने सेविंग कर ली। ठीक है, तो ये 4 ट्रांजैक्शन और होती हैं जो बच्चों आपको करनी होती है यहाँ पे। और इसके बाद जो आपको यहाँ पे लास्ट चीज़ यहाँ पे अभी आपको करनी है वो है आपकी, मैं आपको अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही दिखा देती हूँ। लास्ट आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी होती है। हाँ जी, ये देखिए वो लास्ट एडजस्टमेंट आपकी क्या है, वो लास्ट एडजस्टमेंट है आपकी यहाँ पे ये, यानी कि अगर आपने कोई सच में कोई टैक्स यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है, अगर आपने कोई एक्चुअली टैक्स इस साल का कोई पे किया हुआ था, तो बच्चे वो सिर्फ आपको यहाँ पे जो है माइनस करना होता है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है, पूरा टॉपिक आपने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप सो। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तक हमने इसको कवर कर लिया है। ओके, सो हैव अ गुड डे। आई होप आपको समझ में आएगा। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।